गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग बात कर रहे हैं लोक प्रशासन के अर्थ की। कल हमने चर्चा की है। एक बार उसको रिवाइज कर लें संक्षेप में तो फिर आगे बढ़ेंगे। हमने लोक और प्रशासन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ किए थे और फिर दोनों को जोड़ा। प्रशासन के भी हमने दो अर्थ किए, एक शब्दार्थ और एक भावार्थ। तो शब्दार्थ देखा हमने, अंग्रेजी शब्द था एडमिनिस्ट्रेशन। उसकी उत्पत्ति हुई थी लैटिन शब्दों एड और मिनिस्ट्रेर से, और उनका अर्थ था लोगों की सामूहिक हाल करना। और तीन तत्वों के आधार पे हमने भावार्थ किया था इसका। विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य, सामूहिक प्रयास और सहयोग तथा समन्वय। तीनों को जोड़ा था हमने तो प्रशासन का एक अर्थ हुआ था कि विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास जो सहयोग और समन्वय पर आधारित हो। एग्जाम्पल लिया था हमने कि शिक्षा प्रशासन या चिकित्सा प्रशासन इसलिए प्रशासन कहलाते हैं क्योंकि इनमें ये तीनों तत्व हैं या तीनों शर्तें पूरी होती हैं। निश्चित उद्देश्य भी है, बहुत सारे व्यक्ति या संस्थाएं प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, और बिना तालमेल के लक्ष्य पूरे नहीं होते। तो हमने प्रशासन के ये दो अर्थ किए और फिर हमने इसी को आगे बढ़ाया था कि जो निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य है ये दो तरह का हो सकता है, एक लोकहित और दूसरा निजी हित या लाभ कमाना। तो हम बात कर रहे थे कि मूल रूप से हम जो भी काम करते हैं तो दो ही पर्पज हो सकते हैं, या अपना कोई निजी व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ, पैसा कमाना, और या समाज के हित के लिए हम काम करते हैं। और हमने प्रशासन को दो अंगों में तोड़ा था कि अगर सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य हो लोकहित तो इसे हम कहते हैं लोक प्रशासन, और अगर सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य हो निजी हित तो इसे हम निजी प्रशासन की संज्ञा देते हैं। हम बात कर रहे थे कि दोनों प्रशासन होते हैं, दोनों में वो तीनों तत्व होते हैं, निश्चित उद्देश्य, सामूहिक प्रयास, तालमेल। बस इनके उद्देश्यों की जो प्राथमिकताएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। लोक प्रशासन जनता के हित को प्राथमिकता देता है और निजी प्रशासन लाभ को। हमने लोक शब्द के भी दो अर्थ किए थे। कुछ विद्वानों के अनुसार लोक का मतलब था जनता, और कुछ के अनुसार लोक का मतलब था सरकार। हमने दोनों अर्थ स्वीकार किए थे और फिर जोड़ा था आपस में। तो एक डेफिनेशन की थी, जनता के हित के लिए किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है, और दूसरी डेफिनेशन की थी, सरकार के द्वारा किया गया प्रशासन लोक प्रशासन। हम बात कर रहे थे कि जनता के लिए में जनता साध्य है और सरकार के द्वारा में सरकार साधन, और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं बल्कि पूरक है।
साध्य और साधन दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। हम लक्ष्य तय करें लेकिन कोई एफ़र्ट ही नहीं करें, सही साधन हमारे पास सही ज़रिया नहीं हो तो लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते। और या उसी तरह से कि बिना लक्ष्य के कोई काम करेंगे तो क्या काम करेंगे? कैसे मन लगेगा जब कोई हमारा उसके पीछे कोई लक्ष्य ही तय नहीं होगा कि हम क्यों कर रहे हैं वो काम? तो ज़रूरी है दोनों। और तब इतने डिस्कशन के आधार पे फाइनली हमने अर्थ किया था लोक प्रशासन का जनता के हित के लिए किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन। तो हमने तीनों को जोड़ दिया था जनता, सरकार और प्रशासन। और फाइनली एक डेफिनेशन मिली थी हमें जनता के हित के लिए किया गया सरकारी कार्यों का प्रकाश। तो हमने ये चर्चा की थी, लेकिन इसे हमने लोक प्रशासन का परंपरागत अर्थ कहा था। हम बात कर रहे थे कि ये लोक प्रशासन का परंपरागत अर्थ है बिफोर एलपीजी ये अर्थ प्रचलित। जब 20वीं सदी के अंत में 80s 90s में उदारीकरण निजीकरण की नीतियां आई तो उनका प्रभाव पड़ा समाज के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर। और तब लोक प्रशासन के अर्थ में भी कुछ हमने बदलाव देखे। तो क्या बदलाव? तो हमने उसकी बात की तो देखिए अब कल बताया था जितना हमने पढ़ा था पूरा एक स्लाइड पे आ गया। अब यही हमने कहा था कि बस ये आप अपने से भी कर सकते हैं, इस तरह से फ्लो चार्ट रहेगा। बस ये इतना दिमाग में होना चाहिए, स्टोरी इस पे बैठ के अपने से लिखना है। बस कीवर्ड मेन भाव तो पता होनी चाहिए, तो कीवर्ड बस पता हो। बाकी तो देखिए 20-30 कीवर्ड बस लिखे हैं पूरे स्लाइड में। और इस पे कह दें कि अब लिखिए एक निबंध पूरा इस पे। तो एक-एक तरफ से शुरू होते जाइए, अपने शब्दों में उनकी व्याख्या करते जाइए, साथ में एग्ज़ाम्पल। ये हमने कहा ये आपके लिए शॉर्ट नोट, रिवीजन नोट्स, डिटेल नोट्स की ज़रूरत नहीं है, वो आपको प्रिंटेड देखिए। तो फर्स्ट यूनिट का आ गया ग्रुप पे नोट्स, तो बस ये रिवीजन नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, वो डिटेल है। तो यहाँ समझ लिया, उसको जाके 1 बार 2 बार पढ़ लिया, आने के पहले पढ़ लिया, जाने के बाद पढ़ लिया, बार-बार फिर उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार समझ गए, तो अपने शब्दों में हमें चीज़ें हमेशा प्रेज़ेंट करनी है। तो देखिए पूरी एक स्लाइड में आ गया सारा जो हमने पढ़ा था परंपरागत अर्थ। आगे बढ़े, तो फिर हमने इसके नवीन अर्थ या आधुनिक अर्थ की बात की थी। कि हमने देखा था कि वर्तमान समय में स्थिति क्या है? तो हम बात कर रहे थे वर्तमान समय का मतलब है 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी की शुरुआत। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है एलपीजी की नीतियाँ। तीनों का एक-एक लाइन में हमने मतलब भी देखा। उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? और हमने बात की कि नीतियों का व्यापक प्रभाव पड़ा समाज के विभिन्न क्षेत्रों पे और हमारे विषय के ऊपर। और उसी प्रभाव का परिणाम हुआ कि इसके अर्थ में कुछ बदलाव हो गए। तो क्या प्रभाव पड़ा? क्या बदलाव हुए? तो उनकी कल हमने बात की है। 2-3 बदलाव हमने कल देखे।
एक हम बात कर रहे थे कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन जो है जनता के हित के लिए तो होना ज़रूरी है, लेकिन उसका सरकारी होना ज़रूरी नहीं रह गया। जनता के हित में तो होगा, लेकिन सरकारी हो ये ज़रूरी नहीं है। दूसरे शब्दों में हमने बात की कि अब हमने लोक प्रशासन में सरकारी के साथ-साथ गैर सरकारी, स्वयंसेवी इनकी भूमिका को भी शामिल किया है। और क्यों किया है ऐसा? हम बात कर रहे थे क्योंकि व्यवहार में हमने देखा है कि बहुत सारे गैर सरकारी और स्वयंसेवी संगठन हैं ऐसे जो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए हमारा जो विषय है लोक प्रशासन, उसमें जनता का हित सर्वोपरि है। कौन कर रहा है ये सेकेंडरी। क्योंकि पहले हम मानते थे कि जनता का हित सरकार ही करती है, यही सोच थी और सच्चाई भी थी, तो हम सरकारी कामों को लोक प्रशासन में रखते थे। लेकिन पिछले 30-40 साल में हमने देखा कि नहीं, ये हमारी सोच गलत थी। अकेले सरकार ही जनता का हित नहीं करती है, बहुत सारे गैर सरकारी स्वयंसेवी भी जनता के हित के लिए काम करते हैं। कई सारे एग्जाम्पल हमने देखे, फिर चेंज कर दिया। तो पहले था जनता के हित में किए गए सरकारी काम, अब हमने कर दिया कि जनता का हित तो हो, लेकिन सरकारी होना जरूरी नहीं है। उसमें गैर सरकारी स्वयंसेवी की भूमिका को भी शामिल कर लिया गया। दूसरा हमने बात की कि आज हमने ऐसी बड़ी-बड़ी निजी कंपनियों को भी शामिल कर लिया लोक प्रशासन में, जो जनता या करदाता के पैसे पर निर्भर हैं, जिनमें सरकारी वित्तीय संस्थानों का पैसा लगा है, या जो सरकार से सुविधा, सहायता, सब्सिडी प्राप्त कर रही हैं। आज हमने ऐसी बड़ी-बड़ी निजी कंपनियों को भी लोक प्रशासन में शामिल किया। कोई भी शर्त पूरी हो, जनता या करदाता के पैसे पे निर्भर हो, सरकारी वित्तीय संस्थानों का पैसा लगा हो, सरकार से सुविधा, सहायता, सब्सिडी ले रहे हो। कल हम फिर एग्जाम्पल देख रहे थे अंबानी, अडानी या और दूसरे ये बड़े बड़े। तो देखिए आप, अंबानी का जो पूरा पैसा है वो खुद उनका नहीं है। उनकी ज्यादातर कंपनियां, या कहें सभी कंपनियां, शेयर मार्केट में लिस्टेड। वहां से पैसा आता है उनको, अपनी कंपनी के शेयर बेच रहे हैं और वहां से पैसा आता है। शेयर मार्केट में पैसा मतलब आपका, हमारा पैसा। डायरेक्ट भी लोग शेयर मार्केट में देखिए पैसा लगाते हैं, डीमैट अकाउंट खोल के। और नहीं तो हम बात कर रहे थे भी जीएस में ही कल परसों कि हमने बैंक में सेविंग अकाउंट खोल के पैसा रखा है। वो पैसा क्या कर रहे हैं वो? बैंक में उन्होंने बंद करके थोड़ी रखा है पैसा संदूक में। उस पैसे को आगे कहीं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी तो इंटरेस्ट देते हैं हमें उस पे। हम बीमा करवा रहे हैं, इंश्योरेंस कर रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। वो प्रीमियम की राशि का क्या कर रही है बीमा कंपनी? तो वो पैसा शेयर मार्केट में लगा दे रही हैं। क्योंकि उन्हें हमें पैसा वापस भी लौटाना है, ब्याज भी देना है, तो उन्हें भी तो उससे कमाई करनी है। तो यह डायरेक्ट हमारा पैसा है। नहीं तो हमने जो बैंक बीमा कंपनी को पैसा दे रखा है, उन्होंने पैसा लगा दिया है आगे। एलआईसी में हमने पॉलिसी करवाई है, प्रीमियम दिया है, एलआईसी क्या कर रहा है उस पैसे का? सब वहीं लगा रहा है वो, लोन दे रहा है वो। आप पढ़ते हैं, सुनते हैं,
नीरव मोदी, विजय माल्या कि बैंक का 12,000 करोड़ खा के भाग गए कि कोई कितना खा के भाग गया। तो बैंक का खा के भाग गए मतलब आपका, हमारा? तो बैंक में किसका पैसा है? तो वो आपकी हमारी पैसा तो है। अब ठीक है इंडिविजुअली हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा कि भैया बैंक है कि नहीं, उस 12,000 करोड़ में ₹1000 आपका भी था तो उतना हम लेस करके देंगे अब आपको, वो अलग बात है। लेकिन पैसा तो अल्टीमेटली हम ही लोग का है वो। सहारा सहारा भाग गए तो ढेरों बहुत सारे ऐसे, बाइजू देखिए इतनी बड़ी कंपनी, और तो कहाँ से पैसा आ रहा है? आजकल आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू को परमिशन मिल गई है शेयर मार्केट में लिस्टेड होने की। अब उनका भी बहुत जल्दी आईपीओ आने वाला है, शेयर आने वाला है। तो आज ही पढ़ रहे थे कि 20,000 करोड़ की कंपनी अब 50,000 करोड़ की कंपनी हो जाएगी, जैसे शेयर मार्केट में वो लिस्टेड हो जाएगी तो वहाँ से पैसा उठाएँगे तो बढ़ जाएगा कंपनी का। तो मान लो 50,000 की करोड़ की कंपनी होगी तो सारा पैसा उनका मालिक का तो अपना थोड़ी होगा। वो पैसा तो अब मार्केट से आएगा, मतलब आपका हमारा पैसा शेयर मार्केट या लोन मिलेगा बैंकों से, कंपनियों से जो, या सरकार से सुविधा सहायता मिल रही है। सरकार टैक्स में छूट दे रही है। सरकार कह रही है आप आओ, काम करो, उद्योग धंधा लगाओ, अमेरिका, टेस्ला या दूसरा हम आपको 10 साल तक टैक्स में छूट देंगे। कम कीमत पे हम आपको ज़मीन दे देंगे फैक्ट्री लगाने के लिए। बिजली, पानी जैसी जो भी ज़रूरी सुविधाएँ हैं, हम आपको वो प्रोवाइड करें। 500 एकड़, 1000 एकड़ ज़मीन चाहिए कहाँ से? तो सरकार कह रही है हम गाँव के लोगों से खरीद के अधिग्रहण करके हम देंगे। तो सरकार सुविधा दे रही है, सहायता दे। जितने बड़े-बड़े प्राइवेट अस्पताल, स्कूल हैं, दिल्ली में ही देखिए, तो वो ज़्यादातर सरकारी ज़मीन पे हैं। वो उनकी खुद की ज़मीन थोड़ी है। सरकारी ज़मीन है, सरकार से उन्होंने 50 साल, 100 साल की लीज़ पे ली हुई है। सरकार नाम मात्र का उनसे रेंट ले रही है। लीज़ मतलब रेंट पे, नाम मात्र का सरकार शुल्क ले रही है उनसे। क्यों? सरकार को लग रहा है कि इतनी आबादी बढ़ रही है, दिक्कतें हैं कि सारे बच्चों को हम पढ़ा नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ा पाना संभव नहीं है। प्राइवेट वाला आके पैसा लगाने को तैयार है, ज़मीन हम दे देते हैं। स्कूल बन जाएगा तो कम से कम 5,000 बच्चे तो पढ़ेंगे उसमें। उतना तो हमारे ऊपर से बोझ कम हो जाएगा, नहीं तो उन 5,000 को हम कहाँ से पढ़ाएँगे? सरकारी स्कूल के लिए तो बनाने के लिए ना पैसा है, ना टीचर है, ना, सरकार को अपना हित दिख रहा है। निजी को अपना है कि भैया चलो ज़मीन फ्री में मिल रही है, बनाने का पैसा लगाना है, उसके बाद हर बच्चे से 5,000 रुपये महीना फीस वसूलेंगे तो या जनता के पैसे से चल रहे हैं, या सरकारी वित्तीय संस्थानों से लोन लिया है, पैसा लगा है, या सरकार से और कई तरह की उन्होंने मदद, सुविधा, सहायता ली है। परिणाम क्या है? ये बड़ी-बड़ी कंपनियां इन कारणों की वजह से जनता के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। जिसका पैसा है उससे पूछना भी पड़ेगा। जिसका पैसा है उसके साथ आप धोखा नहीं कर पाओगे। उसके साथ आप कुछ गड़बड़ नहीं कर पाओगे। करोगे तो वो तुरंत अपना पैसा वापस माँग लेगा, और पैसा वापस माँग लेगा तो आप ज़मीन पे आ जाओगे। 80% मल्टीनेशनल कंपनीज़ की 80% से ज़्यादा पूँजी उनकी अपनी नहीं है। जैसे यही एग्ज़ाम्पल हमने दिया, आज ही हम लोग का एक टीचर ग्रुप है तो उस पे आया कि अभी पीडब्ल्यू की जो मार्केट वैल्यू है 20,000 करोड़ के आस-पास, इतनी बड़ी कंपनी हो गई है। और जैसे ही शेयर मार्केट में आईपीओ आएगा तो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी लगभग 50,000 करोड़। अब वो 30,000 करोड़, नेचुरल सी बात है कि वो पैसा तो मार्केट का होगा, उनका तो नहीं होगा। कंपनी की वैल्यू उतनी होगी लेकिन उस वैल्यू में उनका कितना पैसा है? उस 20,000 करोड़ में भी जो मालिक हैं, उनका कितना पैसा है उसमें? बहुत सारे उसमें हो सकता स्टेक होल्डर हों, पार्टनर हों, और कहीं से लोन लिया हो, कई चीज़ें होती हैं बड़ी-बड़ी कंपनी।
तो 80% से ज़्यादा बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में 80% से ज़्यादा पूँजी उनकी अपनी नहीं है। जियो, रिलायंस कहने को 20 लाख करोड़ की कंपनी है, लेकिन उसमें मुकेश अंबानी का कितना है? तो उनका होगा मुश्किल से 20%। बाकी इसी तरह से होगा कि बैंकों का, बीमा कंपनियों का, शेयर मार्केट का पैसा। तो फिर अगर वो 80% वापस ले लें उनसे, कहाँ से कहाँ आ जाएँगे वो? 80% जब वो इन वजहों पे निर्भर हैं, तो फिर कैसे वो इनको इग्नोर कर सकते हैं? तो कहने को तो निजी हैं, तो दूसरे शब्दों में हमने पढ़ा, लेकिन वो सार्वजनिक हैं। समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित कर, दूसरे शब्दों में हमने उसी बात को देखा। तो फिर क्या है? ये जनता के हितों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कल हम एग्ज़ाम्पल ले रहे थे सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है आमिर खान। तुर्की गए थे कुछ साल पहले, वहाँ के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग करी, मिले-जुले, बड़ी तारीफ़ करी। इंडिया में 1-2 बार ऐसे स्टेटमेंट दे दिए कि भारत रहने लायक नहीं है, जब मोदी पीएम बने और वो। आज तक उसके बाद उनकी एक मूवी नहीं चली हमारे देश में। तो लोग इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं। लाल सिंह चड्ढा आई, जो फ्लॉप हुई, अभी भी देखिए सितारे ज़मीन पे वो भी 100 सवा सौ करोड़, मतलब उतनी तो लागत है। एक मूवी नहीं चली उसकी। क्यों? क्योंकि जो कल हम बात कर रहे थे कि आप पब्लिक फ़ियर हैं, पब्लिक फ़ेस हैं आप। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे लोगों के इमोशंस, लोगों का हर्ट हो। 1 मिनट में लोग अगर बायकॉट कर देंगे तो हुआ उसके बाद। क्यों? क्योंकि बैठ गया लोगों के मन में। बताओ आप तुर्की जैसे देश में जाके, जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है युद्ध में, और आप उनकी तारीफ़ कर दो, तो उसके बाद उम्मीद करो कि आप कहो कि भारत रहने लायक नहीं है, और उसके बाद भारत के लोगों से उम्मीद करो कि वो, इतनी आसान नहीं है चीज़ें। वही बात हो रही कि आप जिसके ऊपर निर्भर हैं, पैसे से निर्भर है, पैसे से नहीं तो आपके कस्टमर हैं, वो उन्हीं को आप गाली भी दो। जो आपकी मूवी देख के आपको 200-500 करोड़ कमवा रहे हैं, उन्हीं को आप गाली भी दो कि ये तो बेवकूफ़ हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं। उम्मीद करो कि उसके बाद भी वो आपकी मूवी आके देखें ₹500 का टिकट लेके। ऐसा तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि जिसके ऊपर आप निर्भर हैं, उसके हितों को, उसके इमोशंस, फीलिंग्स को आप हर्ट नहीं कर सकते, नहीं तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मतलब ये डायरेक्टली निजी कंपनियां जनता के हित में काम नहीं करती, लेकिन ये जनता के हितों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। इन्हें भी जनता का हित ध्यान में रखना है, और हम बात कर रहे थे कि अब आजकल तो इन्हें जनता के हित के लिए काम भी करना है। सीएसआर का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो अब केवल इतने से नहीं चलेगा कि हितों को नजरअंदाज नहीं करना, बल्कि अब तो हितों के लिए काम भी करना मजबूरी है। तो फिर तो सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां भी लोक प्रशासन का हिस्सा हो गई। और हमने एक बात की कल कि बहुत सारे ऐसे काम भी होंगे जो जनता के हित में नहीं होंगे, लेकिन उसे प्रभावित करेंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। वो भी लोक प्रशासन का हिस्सा हो। जनता के हित के लिए प्रशासन का मतलब ये अच्छा-अच्छा वाला नहीं है कि जो अच्छा हो रहा बस वही। जो बुरा है, हित में जो रुकावट है, बाधा है, वो भी तो उसी का पार्ट होगा। क्योंकि हमने कहा केवल हमें अच्छी चीज़ें थोड़ी पढ़नी होती। उनके मार्ग में रुकावट है तो वो भी तो देखनी है कि रुकावट क्या है और कैसे उसे हम दूर करें, तभी तो वो जनता के हित वाला उद्देश्य है वो पूरा होगा। तो हमने कहा भ्रष्टाचार है, अपराधीकरण है, आतंकवाद है, तो ये सब चीज़ें जनता के हित में तो नहीं है।
लेकिन जनता के हित के मार्ग में बाधा है। तो जब तक हम इनको दूर नहीं करेंगे, तब तक भी तो जनता का हित पूरा नहीं होगा। ये भी हमें पढ़ना है, ये भी हमारे विषय के पार्ट होंगे। मतलब हर वो चीज़ जो जनता के हित से जुड़ी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, जनता के हित को पूरा करने में सहायक है और या जनता के हित को पूरा करने में बाधा है, रुकावट है। जुड़ी तो है ही वो जनता के हित से, तो वो सब हम पढ़ते हैं अपने विषय में लोक प्रशासन। और तब इसी आधार पे हमने आधुनिक अर्थ क्या किया कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन का सार्वजनिक होना जरूरी है, न कि सरकारी। पहले था सरकारी कामों का प्रशासन और अब है सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन। तो वर्तमान समय में लोक प्रशासन का सरकारी होना जरूरी नहीं है, सार्वजनिक। हर वो चीज जो पब्लिक फिगर है, पब्लिक फेस है, जो समाज के बड़े वर्गों पर अपने कामों, गतिविधियों, बोली भाषा से प्रभाव डालती, तो सार्वजनिक चीजें लोक प्रशासन में पढ़ी जाए। तो वो चाहे प्रेशर ग्रुप हो, किसान आंदोलन हो, तो देखिए प्रेशर ग्रुप भी। फिर हम कहें कि सरकारी नहीं है, लेकिन हमने कहा पढ़ेंगे क्योंकि सार्वजनिक है, बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। मीडिया सरकारी नहीं है, हम पढ़ेंगे। एनजीओ हम पढ़ेंगे, सिविल सोसाइटी हम पढ़ेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम पढ़ेंगे। तो हम सब चीजें पढ़ेंगे जो सार्वजनिक, जो बड़े पैमाने पर जनता के हितों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में। तो ये हमने बात की थी लोक प्रशासन का, थोड़े शब्द चेंज करके रिवाइज हो गया। तो देखिए, दो पेज में, दो स्लाइड में पूरा अर्थ हो गया। एक में परंपरागत अर्थ और दूसरे में आधुनिक। तो बस अब इतनी बातें आपको कीवर्ड के तौर पे ध्यान रखनी है और पूरी कहानी, फिर कहानी मतलब अपने शब्दों में बातें आपको डिटेल करनी है। एग्जाम्पल आप बदल सकते हैं, अपनी तरफ से उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है?